नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से अपनी पुस्तक एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, जिसके अंदर वो शिक्षा बनाई गई है जिसकी नॉलेज से हर बच्चे को, हर नागरिक को बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाए कि देश कैसे चलता है। हमने पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन कवर की, बेसिक डिस्क्रिप्शन कवर की, उसके बाद ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कवर किया, बी फॉर बैलेट बॉक्स कवर किया। अब हमारा तीसरा अल्फाबेट आ गया, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट फॉर अस। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। हर नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बहुत चर्चा होने के बाद बना है, बहुत लंबी डिस्कशन होने के बाद बना है। मैं रोशनी को कहता हूं कि रोशनी बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी उसको कितना टाइम लगा ये कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट बनाने में, और कितने उसमें मेंबर थे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और उसमें 318 मेंबर थे। अब देखो कि कितने लोगों ने, यू कैन सिट डाउन, कितने लोगों ने इसको बनाने में सहयोग दिया, कितना टाइम लगा। इतना बड़ा टाइम इस डॉक्यूमेंट को बनाने में लगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये एक दिन में नहीं बना, एक महीने में नहीं बना, एक साल में नहीं बना, कई साल लग गए। कितनी लंबी चर्चाएं हुई होंगी इसके ऊपर कि हमारा देश कैसा होगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ये पूरे व्याख्या करता है कि पूरी जो भी हमने अभी तक ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, अब ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन भी जो होनी है हमारी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या लिमिटेशन है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों ना हो, चाहे उसके नीचे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, या पुलिस कमिश्नर्स हो पूरे इंडिया के, या हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस हो, सबके सबके जो रूल्स हैं, जो उनकी लिमिटेशंस हैं, वो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, सबकी सब डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों ना हो, कोई भी मंत्री क्यों ना हो, और कोई भी नागरिक क्यों ना हो, सबके लिए ये बना हुआ है डॉक्यूमेंट। ये कुछ मंत्रियों के लिए, कुछ अफसरों के लिए नहीं है। इट इज फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। ठीक है, सो एवरी इंडियन सिटीजन के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट बना हुआ है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हमारे सारा कुछ ही इसके अंदर दिया हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की वेरी बेसिक परिभाषा हम जानते हैं, बताओ। Constitution is a document which inform about our rights and duties and how our country India is to be administered. कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें हमारे राइट्स एंड ड्यूटी लिखी हुई है, पूरी कंट्री कैसे चलती है ये भी लिखी हुई है। वेरी गुड। तो जैसे रिहाना ने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या ऐसी बुक है जिसमें हमारे राइट्स भी दिए हुए हैं, हमारी ड्यूटीज भी बताई गई हैं, और पूरा कंट्री कैसे चलेगा वो भी बताया गया है। तो जब हम देश के नागरिक हैं, इस देश में रहते हैं, हमें पता होना चाहिए पूरा देश कैसे चलता है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं। तो वो सारा का सारा नॉलेज हमें होनी चाहिए कि नहीं? तो क्या ये नॉलेज हर नागरिक को होनी चाहिए? हर नागरिक को होनी चाहिए, क्योंकि जो भी भारत देश में नागरिक है उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन, उसके राइट्स सबके सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अगर उसको नहीं नॉलेज है तो वो अपने राइट्स नहीं ले पाएगा, ठीक से ड्यूटी नहीं कर पाएगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा पूरा देश कैसे चलता है। और उसी का नतीजा क्या होगा? भ्रष्टाचार, अमीरी गरीबी का बढ़ता हुआ फासला, अपराध, ये सब का सब नतीजा निकलेगा जब आपको सही नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अमीरी गरीबी का फासला कैसे कम होना है, हर नागरिक को आगे बढ़ने के अवसर कैसे मिलने हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा उसकी एलोकेशन कैसे होनी है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होनी है, वो मटेरियल रिसोर्सेज को यूज करके हर नागरिक की प्रोग्रेस कैसे होनी है, वो सब कुछ किसमें लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो बिगिनिंग पार्ट है वो है प्रियम्बल।
जो डिफाइन करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके इथोस के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में सब कुछ बता रहा है हमें। तो मैं अभी रोशनी से कहूँगा, रोशनी नंबर 1, क्योंकि रोशनियाँ 2 हैं यहाँ पे, रोशनी नंबर 1 से कहूँगा कि आप खड़ी होकर प्रेम्बल सुनाओ सबको। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of stature and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the integrity of the nation. वेरी गुड, सिट डाउन। तो रोशनी ने हम सबको बताया है प्रेम्बल, कि प्रेम्बल क्या है। अब प्रेम्बल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो अंडरलाइन करने वाली है, समझने वाली है, वो कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व्ड, हम भारत के लोगों ने मिलके ये प्रण लिया है और पवित्र मन से, सोलमली रिजोल्व, पवित्र मन से प्रण लिया है कि हम भारत देश को कैसा बनाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि हम सारे भारत के लोग, इसमें चंद मिनिस्टर नहीं, चंद ब्यूरोक्रेट्स नहीं, चंद पब्लिक सर्वेंट नहीं, कोई पुलिस कमिश्नर, एसएचओ, वो नहीं, हम भारत के लोग, पूरे भारत के लोग, उसमें हम सब आते हैं, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली, हम मिलके भारत के लोगों ने संविधान बनाया है। अब मिलके भारत के लोगों ने कैसे संविधान बनाया कि जो 389 मेंबर, जिसकी रोशनी ने बताया, वो अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते थे, अलग अलग लोगों के समूहों को रिप्रेजेंट करते थे, अलग अलग वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के उन्होंने हर नागरिक को, हर वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट किया, उनकी एस्पिरेशंस बताई, उनकी नीड्स बताई, उन्होंने बताया कि कौन सा एरिया बैकवर्ड है, कौन से एरिया में गरीब लोग हैं, कहाँ पे जातियों से भेदभाव हो रहा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उस सारी समस्याओं को उन्होंने असेंबली के अंदर बताया और उनका बताया कि हमें इन सब का समाधान चाहिए, हमारा भारत देश कैसा बनेगा, इसका समाधान चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट बना, ये सारी चर्चाओं के बाद बना, उसमें जितनी भी देश की समस्याएं उस टाइम पे चल रही थी उनकी चर्चा हुई और उन समस्याओं के हल के लिए जो प्रोविजंस थी, कैसे हल होगा, उस प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला गया। फिर अब उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके अंदर प्रोविजंस डाली गई, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे देश में इतनी अमीरी गरीबी का फासला बढ़ रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना अपराध बढ़ रहा है, इतना शोषण हो रहा है, हमारे ही भारतीय लोग हमारी वोटें लेके हमारा ही शोषण कर रहे हैं, या पब्लिक पोस्ट पे लोग जो बैठे टैक्स पेयर का पैसा लेके वो तानाशाही हो गए हैं, आम लोगों की प्रॉब्लम को सुनते ही नहीं है। तो ये कैसा हो गया, ये जब तब तक नहीं लोगों को समझ आएगा जब तक उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नॉलेज नहीं होगी, भारत के संविधान की नॉलेज नहीं होगी। भारत का संविधान एक ऐसा पवित्र डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा कुछ ही, सारा सिस्टम बताया गया है, हमें कहीं पर भी अंधकार नहीं है, कहीं पर अंधेरा नहीं है। ये अंधेरा जो है वो सिर्फ है कि आपके पास ज्ञान कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। अगर सही संविधान का ज्ञान होगा, सही कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होगा, तो जब हमें सारे व्यवस्था के बारे में पता होगा और ये भी पता होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चंद लोगों का संविधान नहीं है, हमारे राइट्स सेक्रेड हैं, बहुत पवित्र राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उनका हनन कैसे हो गया, ये सब आपको जानकारी मिलेगी जब हम संविधान को पढ़ेंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अज्ञानी रहेंगे, तो अमीरी गरीबी का फासला इस देश में कभी भी खत्म नहीं होगा। तो संविधान में चलते हुए जैसे प्रेम्बल अभी रोशनी ने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय है कि संविधान क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, क्या करेगा देश में, इसकी सारी की सारी ये परिचय, इंट्रोडक्शन इसके अंदर है। अब इसने बताया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। रोशनी बताओ क्या मीनिंग होता है सोवरेन का, रोशनी नंबर 2। सोवरेन का मतलब कोई भी दूसरे कंट्री का कंट्रोल हमारे कंट्री के ऊपर नहीं हो। हाँ, हमारा भारत इंडिपेंडेंट होगा
क्योंकि पहले आज़ादी से पहले हम कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश लोग हमारे लिए कानून बना रहे थे। अब हमारे देश ने डिक्लेयर कर दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने, कि वी विल बी टोटल इंडिपेंडेंट। कोई बाहर के देश की दखल अंदाजी, कोई किसी तरीके का कंट्रोल हमारे देश पे नहीं होगा। हम अपने फैसले खुद लेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया फैसले लेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया कैसे फैसले लेंगे? क्योंकि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वोट डाल के लेंगे। हम वोट के थ्रू अपने नुमाइंदे चुनेंगे, नुमाइंदों को बताया जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए और वो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट जो है जरूरतमंद की हेल्प करेंगे। जरूरतमंद की हेल्प करेगी। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि वो पॉलिसीज ऐसी बनाएंगी जिससे हर नागरिक की जरूरत की चीजें पूरी हो सके, वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सके और अपनी तरक्की कर सके, उसकी लाइफ जो है वो डिग्निटी वाली हो, उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो ये जो सोशलिस्ट जो है वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है। उसके बाद आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब बताओ रोशनी। सेकुलर मतलब हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हाँ, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा और रेगुलेशन फॉलो करेगा। हम लोगों की अपनी भावना है कि हम भगवान में मानना भी चाहते हैं या नहीं भी मानना चाहते हैं, और किस भगवान को मानना चाहते हैं, किसको नहीं मानना चाहते, किस धर्म को अपनाना चाहते हैं, किसको नहीं अपनाना चाहते, ये हर नागरिक की मर्जी है। इवन के पेरेंट्स के लिए भी नागरिक को कहना कि ये मानो, ये ऐसा नहीं हमारा संविधान कहता। हमारा संविधान कहता कोई भी कॉन्शियस वाला जो इंसान है वो कोई भी धर्म अपनाए, जो जिससे उसको लगता है कि मेरे सोल से मेरा कनेक्शन हो रहा है या जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कोई भी धर्म अपनाए। ठीक है ना। तो सेक्युलर। उसके बाद है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक मतलब हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं वोट डाल के। हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे थ्रू द वोट। ठीक है। आज सुबह हमने बैलेट बॉक्स के बारे में पढ़ा, बैलेट पेपर के बारे में पढ़ा, वीडियो बनाया, उसमें सारे बच्चे उपस्थित नहीं थे तब, जो थे उनको पता है। तो बैलेट इज सच एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो वोट है वो थ्रू बैलेट पढ़नी है। तो हमने डेमोक्रेसी बैलेट के ऊपर ऑलरेडी एक अध्याय सुबह कवर किया और वीडियो बना दिया हमने। अब जो डेमोक्रेटिक कंट्री है मींस कि गवर्नमेंट हम खुद बनाएंगे। अब अगर गवर्नमेंट हम खुद बना रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट बनाई हुई हमसे रिश्वत कैसे मांग रही है, हमारी गवर्नमेंट बनाए हुए लोग अपराध कैसे करवा रहे हैं हमारे से, वो भ्रष्टाचार कैसे कर रहे हैं, शोषण कैसे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट भी हम डेमोक्रेटिक में हम बना रहे हैं, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें फिर से संविधान को पढ़ना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या क्या कमियां रहेगी। कमियां यही रही कि संविधान की नॉलेज हम सबको लोगों को नहीं है। ठीक है। रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कोई भी राजा नहीं होगा, जो हेड होगा वो भी इलेक्टेड होगा। हाँ, जो हेड ऑफ द स्टेट, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी एक इलेक्टेड पर्सन होगा, मोनार्क नहीं होगा, राजा नहीं होगा। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, यू कैन सी डाउन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है ये सब बातें हमें बता रहा है। अब प्रेम्बल क्या कहता है आगे चल के, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब हमारे जो ऑल द सिटीजन्स, ये एक सिटीजन की नहीं बात करता, ये प्राइम मिनिस्टर की नहीं बात करता, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नहीं बात करता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं करता। ये कहता है टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है। क्या सिक्योर करना है? जस्टिस। जस्टिस कैसा होगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस न्याय। कैसा न्याय? सोशल, सामाजिक तौर पे समाज के अंदर कोई किसी तरीके का भेदभाव धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, किसी भी तरीके का और भी किसी भी कैटेगरी में नहीं होगा। सब नागरिक बराबर होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का, ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं होगा। सामाजिक तौर पे सब बराबर के सम्मानित होंगे, सबकी इज्जत बराबर होगी। ये हमें क्या बताता है? जस्टिस। सोशल। अब क्या आता है सोशल के बाद? देखो क्या होता है? इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आर्थिकता से, पैसे से। क्योंकि अगर हमें कुछ भी लेना है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है, बार्टर इकोनॉमी तो है नहीं कि भी मैं तेरे को सामान दे दूं तू मेरे को दे दे, वो वक्त गया। आज का वक्त है साधनों से। अगर हमने रोटी भी खानी है
तो आटा लेना पड़ेगा, आटे को खरीदना पड़ेगा पैसे के साथ, दाल खरीदनी है तो भी पैसे लगाने पड़ेंगे। तो वो साधन कहाँ से आएंगे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो गाड़ी में जाएगा, हवाई जहाज़ों में सैर करेगा, उसके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे। जिसके पास इकोनॉमिक साधन ही नहीं है वो ना तो रोटी खा पाएगा, ना अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो ये इकोनॉमिक, आर्थिक अन्याय हो जाएगा अगर साधनों को हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो आर्थिक अन्याय हो जाएगा उन लोगों के साथ जिनके पास आर्थिक साधन नहीं है। वो रोटी कैसे खाएंगे अगर उनको पैसे नहीं है? अगर उनको भीख मांगनी पड़ गई कि सड़कों पे जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं या कुछ बड़े लोग भी भीख मांग रहे हैं, तो वो हमारा संविधान के हिसाब से गलत है क्योंकि ये संविधान जिन्होंने लिखा उन्होंने कहा कि ये दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट की जिम्मेदारी होगी ये इंश्योर करना देयर इज अ जस्टिस। कौन सा? सोशल के बाद इकोनॉमिक, आर्थिक साधन इतने होने चाहिए कि हर कोई बंदा अपने सफिशिएंट साधन, सब इतनी पैसे हो कि जिससे वो अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ों को ले सके, एक अच्छा जीवन जी सके। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे वो राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उतने साधन हमारे पास होने चाहिए। तीसरा है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या है कि वी आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ दिस कंट्री। जैसे हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? चुनावों के थ्रू। चुनावों में कौन एलिजिबल है? जो भी 18 साल का हो गया वो वोटर बन गया, यस सर। और जो 25 साल और उससे ऊपर की एज का है वो चुनावों में पार्टिसिपेट करके कैंडिडेट बन सकता है। तो कोई किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, हम सब लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जस्टिस है। ऐसा नहीं कि ये वर्ग के लोग राजनीति में नहीं आ सकते, इस वर्ग के लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, या इस जाति के आ सकते हैं, इस धर्म के आ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो देयर इज अ कॉल्ड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो आज का हम चैप्टर यहीं पे कवर करेंगे, फिर अगला चैप्टर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करिएगा, देखिएगा, कोई चीज़ ना समझ आए लिख के ले आइएगा, हम आपस में इसको चर्चा करेंगे ताकि हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर सब के लिए, छोटे से लेके बड़े के लिए, बड़े से लेके छोटे के लिए। तो वीडियो आप सब लोग कोशिश करो कि इसको पसंद करो, लाइक किया करो, लाइक करके शेयर किया करो, और दूसरे लोगों को भी जिनके तक हम नहीं पहुंच पा रहे उनको बोलो वीडियो देखो, जानो, सही जानकारी लो, ताकि उनका भी जो ज्ञान है वो बढ़े और हम एक देश को, भारत देश को एक अच्छा देश बना सकें और दुनिया में इसका सबसे ऊंचाई पे ले जाएं। धन्यवाद।